वेलकम टू चंद्रा कैरियर पॉइंट। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित। और ये आपको हेल्प करेंगे अपने आप को एनालाइज करने में। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जब एक बावर्ची भोजन को चख कर देखता है तो यह किसके समान है। उसमें देखते हैं, घर पे भी देखा होगा, जब मम्मी खाना बनाती हैं तो उसमें सब्जी बनाती हैं तो उसे चेक करती हैं कि उसमें नमक तेज़ तो नहीं है, ज़्यादा या कम तो नहीं है। तो ऐसे ही ये बावर्ची जब भोजन बनाते हैं तो ये चेक करके देखते हैं। तो इसमें से जो होगा वो कौन सा मापन होगा। पहला, अधिगम का मापन, अधिगम के लिए मापन, अधिगम के रूप में मापन, या मापन एवं अधिगम। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ना इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। इस क्वेश्चन से जो ये क्वेश्चन है इसी पर तरह तरह के क्वेश्चन मिलते हैं हमें देखने को, जिसमें ऑप्शन यही होंगे, अधिगम का मापन, अधिगम के लिए मापन। जैसे कल एक मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था, तो उसमें ये था कि एक टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को एक भ्रमण पर ले जाती है और लाने के बाद में फिर उनको बच्चों से बोलती है कि अपने मतलब अपने अपने उस पर विचार व्यक्त करो। तो ऐसे ही ये एक क्वेश्चन है जो हमारा अधिगम मापन से रिलेटेड है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, अधिगम के लिए मापन। तो क्या होगा, अधिगम के लिए मापन। सेकंड, सेकंड। ठीक है। इसका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मानसिक विकास की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो पहला ऑप्शन, अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन, या आत्म केंद्रित व्यवहार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला, अमूर्त चिंतन। अच्छा, ये खुद भी आंसर देने की कोशिश करना और ये खुद देखना कि कहाँ तक तुम सही आंसर दे पा रहे हो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, एक छात्र अपने सहपाठियों के साथ आक्रामक व्यवहार करता है और स्कूल के नियमों को नहीं मानता। इस छात्र को निम्न में से किस क्षेत्र में सहायता की जरूरत है। पहला, संज्ञानात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, या उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। तो इसमें होगा आपका, हाँ, ऑप्शन थ्री सही, भावात्मक पक्ष। ये ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो ब्लूम का वर्गीकरण है तो उसके अनुसार क्या है, सीखने के तीन पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक और मनोगत्यात्मक और एक होता है भावात्मक। इस उदाहरण में छात्र को भावात्मक पक्ष में सहायता की आवश्यकता है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा भावात्मक पक्ष। चौथा देखते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरणा है, मतलब उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है। पहला, चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति, सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की प्रवृत्ति, या फिर आवेग में आकर काम करने की प्रवृत्ति। जो उपलब्धि अभिप्रेरणा है तो वो क्या है, इसका होगा हमारा पहला, चुनौतीपूर्ण कार्य चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति। ठीक है। फिर इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी कौहल वर्ग के नैतिक विकास की विशेषता है। पहला, अवस्थाओं का परिवर्तनीय अनुक्रम, अवस्थाएं पृथक अनुक्रियाएं हैं तथा सामान्य पैटर्न नहीं हैं। सभी संस्कृतियों में अवस्थाओं का सार्वभौमिक अनुक्रम, या अवस्थाएं अनुक्रम में नहीं चलती। तो कौहल वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसकी क्या विशेषता है, तो उसकी है आपकी सभी संस्कृतियों में अवस्थाओं का सार्वभौमिक अनुक्रम ये है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बालक की मुख्य विशेषता कौन सी है। जो संवेगात्मक रूप से प्रेरित बच्चे होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है। पहला, अति प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति,
अंतर्मुखी प्रकृति, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का संतुलित तरीका या उदासीन पूर्ण व्यवहार। तो कौन सी प्रवृत्ति होती है, कौन सी विशेषता होती है, वो होती है उदासीपूर्ण व्यवहार। तो क्या होती है सॉरी नहीं उदासीपूर्ण नहीं, इसका होता है ये तीसरा, क्या होता है, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का संतुलित तरीका, थर्ड। सातवां, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कौन सा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सीखने के लिए बच्चों की तत्परता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, या फिर खोजपूर्ण अधिगम, या मौखिक शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो इसमें जो होगा हमारा फोर्थ, मौखिक शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, क्योंकि ये जो शाब्दिक और मौखिक शिक्षण है इसकी जो आवश्यकता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से उत्पन्न नहीं होती है। इस सिद्धांत को चार अवस्थाओं में, जो पियाजे का सिद्धांत है, इसे हम क्या चार अवस्थाओं में क्या करते हैं, इसे विभाजित करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा मनोगत्यात्मक जो अवस्था होती है, एक होती है हमारी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, एक होती है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, और एक होती है हमारी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो इसमें से ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छात्रों में लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से किसका बेहतरीन प्रयोग किया जा सकता है। तो किसका किया जा सकता है, व्याख्यान विधि से, सामाजिक अंतःक्रिया, खोज विधि, या प्रयोगात्मक विधि। तो इसका जो होगा, इसका हो सकता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन होगा खोज विधि। खोज विधि ये किसने दी थी, ये दी थी जॉन डीवी के अनुसार खोज विधि छात्रों में लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने में सहायक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन, पुरुष सामान्यतः महिलाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो क्या ये सत्य है, सत्य हो सकता है, लिंग के आधार पर भेदभाव को दर्शाता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में सत्य है। तो क्या होगा इसका होगा तीसरा, लिंग के आधार पर भेदभाव को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कद, हड्डियों का ढांचा, बाल, नाक और आँखों का रंग आदि शारीरिक विशेषताएं हैं। ये शारीरिक होगा, शारीरिक विशेषताएं ये किसकी हैं, तो ये हमारी क्या हैं, सब वंशानुक्रमिक विशेषताएं हैं। तो क्या होती हैं ये हमारी सब वंशानुक्रम विशेषता होती हैं, क्योंकि बालों का रंग, आँखों का साइज, नाक का जो साइज होता है, आँखों का रंग होता है, तो ये हमारी क्या होती हैं, ये सब हमारे जो पहले बड़े बूढ़े होते हैं उन पर ही, मतलब उन्हीं से चली आते हैं। किसी की आँखें नीली होती हैं तो नीली तब होंगी तब या तो उसके जो पूर्वज रहे होंगे उनकी आँखें नीली होंगी, या उसके फादर की या मदर की आँखें नीली होती हैं। तो इसीलिए ये जो सारी विशेषता होती हैं ये सब क्या होती हैं, वंशानुगत होती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, यह अयोग्यता किन कारकों का परिणाम है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन होगा, विचारों की परिवर्तनहीनता। तो ये इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों से अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए आदर्श प्रतीक्षा काल निम्न में से किसके समानुपाती होता है। तो किसके होता है, पाठ्यक्रम में एक विशेष विषय को दिया गया समय, प्रश्न का कठिन स्तर, छात्र द्वारा पिछले अध्याय के प्रश्नों के उत्तर देने में लगा समय, या फिर प्रश्न का वास्तविक जीवन से संबंध। तो कौन सा हो सकता है इसमें से, तो इसका होगा प्रश्न का कठिनाई स्तर। छात्रों द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने में लगने वाला समय प्रश्नों के कठिनाई स्तर और विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि पर निर्भर है। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। फिर है नेक्स्ट इसका, शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है। पहला, परीक्षाओं का आयोजन करके, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके, सामने शिक्षण बल देकर, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। एक बात ध्यान रखना, कभी भी सीटेट में पेडोलॉजी हो
ठीक है, किसी भी मैथ की हो या साइंस की हो या इंग्लिश की हो, जिसमें रटने वाला शब्द आ जाएगा ना, वो कभी ऑप्शन नहीं होगा। या हम बल दे रहे हैं, तो बल देकर भी कभी भी वो हमारा सही आंसर नहीं होगा। हमेशा आंसर किसी भी क्वेश्चन का होता है जिसमें बच्चे को एक मौका दिया जा रहा हो, या उसे करने खुद उस पर डिपेंड, मतलब उस पर छोड़ दिया जाए कि ये खुद को करके सीखना है, तो वो आंसर उसका वही आंसर होता है 99%। तो इसमें से हमारे ये दो तो होंगे नहीं। अब परीक्षाओं का आयोजन करके भी हम शिक्षण को अधिगम में नहीं बदल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में क्या होता है कि इसमें बच्चे खुद करके सीखते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा 4। फिर है इसका चौथा 14वां 14 क्वेश्चन। इरफान खिलौनों के हिस्सों को देखने के लिए उन्हें तोड़ देता है, आप क्या करेंगे? घर में देखे होंगे छोटे बच्चे होते हैं, खिलौनों को तोड़ देते हैं और उनको देखते हैं, तो वही चीज़ है। तो वैसे तो क्या करते हैं, बच्चों को धमकाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें से क्या करेंगे? इरफान को खिलौनों के साथ कभी नहीं खेलने देंगे, हमेशा नज़र रखेंगे, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे। उसे यह समझाएंगे खिलौने कमज़ोर होते हैं, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। तो इसमें देखो, इसमें इरफान को खिलौनों के साथ नहीं खेलने देंगे, ये कभी नहीं हो सकता। हमेशा नज़र रखेंगे, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब ये चीज़ देखते हैं, उसे यह समझाएंगे कि खिलौने कमज़ोर होते हैं, उन्हें तोड़ना नहीं है। अगर वो इतना समझदार होता तो वो तोड़ेगा ही क्यों? तो बच्चे में एक ना एक एक जिज्ञासा होती है कोई भी चीज़ देखने की, कि ये ऐसे क्यों बनी है, क्या है इसमें, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, उसका देखेंगे हाँ इसमें इसकी इसमें प्रवृत्ति है, तो उसको प्रोत्साहित करेंगे, ना कि उसे डांटेंगे। जिस भी ऑप्शन में डांटने का हो या कुछ में एक नेगेटिव कोई भी वर्ड आ रहा हो, तो वो कभी भी आंसर नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना। तो क्या होगा इसका? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन होगा, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि इनसे वे सीखने के अलावा निम्न में भी सहायता प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? संघर्षों का महत्व देना, आक्रामकता, चिंता या सामाजिकरण। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सामाजिकरण। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का एक अर्थ है, तो क्या है? आसपास के जो समाज के नियमों, रिवाजों, आदर्शों और वातावरण के साथ क्या होता है? अनुकूलन और समायोजन करना। तो इसलिए क्या होगा? ये सामाजिकरण। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक दोनों होता है, शिक्षण विज्ञान व कला दोनों, शिक्षण निर्देशन है, शिक्षण परिवर्तनीय है। तो क्या होता है इसमें से? तो इसका सही जो आंसर होगा हमारा, शिक्षण क्या होता है? निर्देशन होता है। शिक्षण एक अनुदेशात्मक शिक्षण संबंधी रणनीति है जो विद्यार्थियों की सीखने में सहायता करती है। तो क्या है हमारा? एक अनुदेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगमकर्ता को निम्न में से किसके लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए? किसके लिए नहीं करना चाहिए? कक्षा के अंदर और बाहर जितना संभव हो उतने प्रश्न पूछने के लिए, सामूहिक कार्य में दूसरे छात्रों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के लिए, जितना संभव हो सके उतनी सहगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए, उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को याद करना जो एक अध्यापक पूछता है। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो, आंसर कौन सा सही होगा ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें पहली बात तो ये देखा है कि कौन सा प्रेरित मतलब नहीं करेगा, मतलब नहीं करना चाहिए। तो देखो, एक तो याद करने वाली चीज़, ये कभी हमें स्टूडेंट को नहीं बोलनी चाहिए, ठीक। और बाकी की ये अंदर हम बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, कितने प्रश्न पूछो। सामूहिक कार्य में एक दूसरे के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के लिए कह सकते हैं, जितना संभव हो सके उतनी सहगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए कह सकते हैं। ये बाकी सब सही होंगे जो हमें कराने चाहिए क्लास में बच्चों के साथ। लेकिन जो नहीं प्रेरित करना चाहिए वो है याद करना। हमें रटने की कभी भी, हमारा जो एनसीएफ है
वो कभी भी इजाज़त नहीं देता कि बच्चों को एक रटन मतलब रट्टू बनाया जाए। तो ये ऑप्शन ऑप्शन में ही हमें पता पड़ जाता है कि कौन सा इसका ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का सही होगा। तो यही है हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर। फिर है किशोरावस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सबसे उचित है। संवेगात्मक परिवर्तनों की व्यापकता में बढ़ोतरी, अध्ययन के प्रति लापरवाह प्रवृत्ति, चिंतन मूर्त क्रियाओं में उलझना शुरू हो जाता है, या बुद्धि लब्धि में अचानक बढ़ोतरी। तो इनमें से कौन सा कथन है जो उचित है किशोर अवस्था के संबंध में। तो ये है हमारा 18 का तीसरा, चिंतन मूर्त क्रियाओं में झलकना शुरू हो जाता है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, प्याजे की किस अवस्था में एक बालक का व्यवहार मुख्य रूप से अनैच्छिक क्रियाओं से संचालित होता है। गतेंद्रिय अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या मूर्त क्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। इसे सेंसरी मोटर भी बोलते हैं, जो गए ना गतेंद्रिय इंद्रिय अवस्था बोलते हैं इसे। तो इसमें से कौन सा होगा हमारा, ये होगा गतेंद्रिय अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें अनैच्छिक क्रियाओं से संचालित होता है जो बच्चे का व्यवहार होता है। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि राम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो इसका अर्थ क्या है। शिक्षा प्रणाली असफल रही, राम अध्ययन के समय योग्य नहीं है, राम को प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए। ये कभी ऑप्शन आए, ये कभी आंसर नहीं होगा इसका। ट्यूशन वगैरह के लिए कोई वो नहीं करता। राम ने उत्तरों को सही प्रकार से याद नहीं किया। देख लो, फिर याद वाली बात आ गई, ये कभी इसका आंसर नहीं होगा। दो तो हमें ऑप्शन देख के ही पता पड़ गई कि इसमें से ये तो आंसर होंगे ही नहीं। बचे हमारे पास में दो, राम अध्ययन के योग्य नहीं है, जो हो नहीं सकता। शिक्षा प्रणाली असफल रही, इसका मतलब है शिक्षा प्रणाली असफल रही, क्योंकि उसको हम इतना अच्छे से नहीं उसको समझ पाए कि वो प्रश्नों के आंसर दे सकता था। तो इसलिए हमारी क्या रही, शिक्षा प्रणाली असफल रही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास किसकी आपसी जिम्मेदारी है। अभिभावकों और शिक्षक दोनों की, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की, या केवल शिक्षकों की। तो किसकी होगी, तो ये होगी हमारी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मापन के रूप में अधिगम को बढ़ावा नहीं देता। कौन सा नहीं देता, विद्यार्थियों को आंतरिक फीडबैक प्राप्त करने के लिए कहना, या विद्यार्थियों के लिए जोखिम उठाने का सुरक्षित वातावरण तैयार करना, विद्यार्थियों को पढ़ाए गए विषय के बारे में विचार प्रस्तुत करने के लिए कहना, जितना हो सके विद्यार्थियों को जांच करना। तो इसमें से कौन सा बढ़ावा नहीं देता है, जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन होगा इसका फोर्थ, जितना संभव हो सके विद्यार्थियों की जांच करना। ठीक है, अब इसका अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा चरित्र निर्माण में सहायक है। इच्छा शक्ति, वर्ताव, नैतिकता, या व्यवहार। तो कौन सा होगा चरित्र निर्माण में जो सहायक है, वो होगा हमारा वर्ताव। चरित्र एक व्यक्ति के वर्ताव में झलकता है और उस व्यक्ति के कार्यों, व्यवहार और नैतिक मूल्यों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिकरण निम्न में से किसकी प्रक्रिया है। तो सामाजिकरण क्या है, मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त करने की, आत्मसात और समझौता करने की, एक समाज की संस्कृति की समीक्षा करना सीखना, दोस्तों के साथ सामाजिकरण। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन होगा मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त करने की। ये क्या है, हमारी सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, निरंतरता मतलब कंटिन्यू जो चलता रहता है, क्रमबद्ध, या फिर सामान्य से विशेष की ओर, या परिवर्तनीयता। तो कौन सा सिद्धांत नहीं है इसमें से होगा हमारा परिवर्तनीय, कभी चेंज नहीं होता, वो चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप छोटे हो गए फिर बड़े हो जाएंगे, बड़े हो गए छोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाकी ये सब होते हैं, लेकिन ये सिद्धांत ये नहीं है हमारा मानव विकास का। अगला क्वेश्चन, अधिकतम अधिगम के लिए सबसे उचित क्या है। शिक्षक को स्वयं और विद्यार्थियों की ज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए,
या एक समान विद्यार्थियों के जोड़े बनाकर कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को आसान बनाना चाहिए। अध्यापक को अधिकतम परिणाम हासिल करने के लिए केवल एक ही अधिगम शैली को प्रयोग में लाना चाहिए। या एक जैसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों को मतभेद से बचाने के लिए एक ही कक्षा में रखना चाहिए। अच्छा, एक हम पढ़ते हैं समावेशी शिक्षा। तो हम समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि उसमें जो विभिन्न पृष्ठभूमि से सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जो छात्र आते हैं उनको हम एक साथ बिठाते हैं। ठीक है, तो वो तो होता है हमारा। तो इसमें से क्या पूछ रहा है, सबसे उचित क्या है? तो सबसे उचित क्या होगा, इसमें होगा शिक्षक को स्वयं और विद्यार्थियों की ज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। तो ये इसका सही आंसर होगा। 27 में सामाजिकरण के संदर्भ में स्कूलों के पास एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम होता है जिसमें शामिल है बलपूर्वक अधिगम, सहपाठियों और शिक्षकों का अनुकरण करते हुए सोचना और व्यवहार करना, अंतःक्रिया और सामग्री के माध्यम से स्कूल में प्रस्तुत सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेत देना, या छात्रों के परिवारों के माध्यम से समझौता एवं सामाजिकरण को रोकना, या फिर मूल्यों और दृष्टिकोणों का शिक्षण एवं मूल्यांकन। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, अंतःक्रिया और सामग्री के माध्यम से स्कूल में प्रस्तुत सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेत देना। ये क्या होता है हमारा, सामाजिकरण के संदर्भ में स्कूलों के पास एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम होता है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के विकासशील प्रतिमान के अनुसार बालक के सामाजिकरण का उद्देश्य है क्या है? बच्चों को व्यापक सामाजिक आदतों और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षा देना, बालक को एक समूह का सक्रिय सदस्य बनाना और सामाजिक कौशलों का विकास करना, बालक को बिना प्रश्न उठाए सामाजिक नियमों की अनुपालना करना सिखाना, या बालकों की सामाजिक पृष्ठभूमि को अनदेखा करते हुए शिक्षित करना। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन होगा हमारा दूसरा, बालक को एक समूह का सक्रिय सदस्य बनाना और सामाजिक कौशलों का विकास करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में उपलब्धि अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को बताया जाना चाहिए कि उनको अच्छे अंकों का कारण क्या है। उनकी स्वयं की मेहनत, उनकी स्वयं की उच्च स्तरीय बुद्धि, अधिकतम शैक्षणिक कार्यों की सुगमता, या उनके शिक्षकों के उदार मानदंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, उनकी स्वयं की मेहनत। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम संबंधी कारक है? साथी समूह के प्रति दृष्टिकोण, चिंतन करने का ढंग, आंखों का रंग, और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सेदारी। तो क्या होगा इसका हमारा, जो निम्न में कौन सा नहीं है, तो इसका होगा हमारा साथी समूह के प्रति दृष्टिकोण। अब वो क्यों होगा, क्योंकि सामान्य तौर पर तो आँखों का रंग ये सब क्या आता है, वंशानुक्रम संबंधी कारक होते हैं। जैविक अनुक्रम जो पिताओं व क्रोमोसोम के माध्यम से स्थानांतरित होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, जो हमारे बालों का या आँखों का रंग होता है। इसका अर्थ है कि बालक अपने माता पिता के गुणों को प्राकृतिक रूप में प्राप्त करता है। तो इसका क्या हो गया हमारा, इसका जो हमारा आंसर होगा ये होगा आँखों का रंग। क्या होगा हमारा, आँखों का रंग वंशानुक्रम संबंधी कारक है, आँखों का रंग, बालों का रंग, आँखों का रंग। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन, और अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।